अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू केमिस्ट्रिकली। आज हम लोग सॉल्व करेंगे 2017 का पास्ट पेपर ऑफ एनईडी यूनिवर्सिटी और नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम लोग सॉल्व करेंगे 2018 का पास्ट पेपर एंड लेटर ऑन 2019, 20 सो ऑन। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहला क्वेश्चन है हमारा, कार्बोहाइड्रेट्स कंटेन्स विच फंक्शनल ग्रुप। तो हमारे पास तीन ऑप्शन है, पॉलीहाइड्रोक्सिल कीटोन्स और पॉलीहाइड्रोक्सिल एल्डोज। तो जो हमारे पास शुगर होती हैं, कार्बोहाइड्रेट्स में डिफरेंट काइंड्स ऑफ थिंग्स होती हैं। हमारे पास सबसे पहले जो शुगर होती है वो होती है हमारे पास पॉलीहाइड्रोक्सिल की फॉर्म में, इनका स्ट्रक्चर इस तरीके का होता है। दूसरी चीज़, हमारे पास जो फ्रुक्टोज टाइप की शुगर्स होती हैं वो कीटोनिक फॉर्म में होती हैं पॉलीहाइड्रोक्सिल कीटोन्स में। एंड सिमिलरली जो ग्लूकोज होते हैं वो एल्डिहाइड्स की फॉर्म में होती हैं पॉलीहाइड्रोक्सिल एल्डोज में। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ऑल ऑफ दीज आर प्रेजेंट इन आवर कार्बोहाइड्रेट्स। तो इस हिसाब से हमारा आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ दीज। नाउ सेकेंड क्वेश्चन इज 5 ml ऑफ 1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ NaOH। तो इस मतलब इन्होंने बता दिया कि हमारे पास 1 मोलर सॉल्यूशन है NaOH का और वो कितना है 5 ml। तो उसमें हमें बताना है कि हमारे पास अमाउंट कितनी होगी NaOH। तो चलें इसको सबसे पहले सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे इसके दो तरीके हैं, ठीक है। पहला तो है बाय फॉर्मूला, जैसा कि आप देख सकते हैं, और दूसरा तरीके से भी मैंने सॉल्व कराया कि अगर किसी को फॉर्मूला नहीं आता तो वो अपनी लिटिल अंडरस्टैंडिंग से उसको सॉल्व कर सकता है। एंड लेटर ऑन मैंने उसमें ये भी बताया कि अगर किसी को अपने ऊपर भी भरोसा ना हो, जैसे कुछ को होता है कि भाई नहीं मेरी नॉलेज गलत हो सकती है, तो वो फॉर्मूला कैसे क्रिएट कर सकता है, ठीक है, क्योंकि ये फॉर्मूला बहुत ईजी है। चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि हमारे पास फॉर्मूला होता है कि मोलर मीन्स मोलर इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट पर मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाई बाय 1000 अपॉन ml मीन्स वॉल्यूम जो भी होगी आप इसमें लिख देंगे। तो यही हमें क्योंकि मास निकालना था तो हमने x कंसीडर किया 40 ऑफ NaOH एंड देन 1000 डिवाइडेड बाय 5 ml क्योंकि हमें गिवन था। तो जब हम इसका सिंपली सम करेंगे मल्टीप्लिकेशन करेंगे, डिवीजन करेंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.2। क्योंकि कैलकुलेटर तो अलाउड होता है एनईडी यूनिवर्सिटी में, तो आप आराम से इसको सॉल्व कर लेंगे। देन जो सेकंड मेथड है उसमें हम यूनिट से सॉल्व करेंगे। अच्छा, यहाँ एक बात जो है आपको थोड़ी पता होनी चाहिए इस चीज़ की कि आपके पास ये मोलर दिया हुआ है आपको कि 1 मोलर सॉल्यूशन है NaOH का। तो जो 1 मोलर होता है वो मोल पर लीटर के बराबर होता है, ठीक है। 1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ एनीथिंग इज इक्वल टू 1 मोल पर लीटर ऑफ दैट सॉल्यूशन। समझ आ गई बात। तो मेरे पास मतलब यह है कि इन्होंने 1 मोल पर लीटर दिया हुआ है मुझे। नाउ मेरे पास ये वैल्यू है 1 मोल पर लीटर। तो अगर मुझे सिर्फ मोल्स चाहिए होंगे, फॉर ओनली मोल वी नीड टू एलिमिनेट दिस लीटर और वॉल्यूम। फॉर दैट वी विल मल्टीप्लाई इट बाय लीटर्स, बिकॉज अगर मोल पर लीटर लिखा है मैं मल्टीप्लाई कर दूँ इसको लीटर से या किसी भी वॉल्यूम से तो मेरे पास दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अच्छा ना, यहाँ एक नोट करने की बात है कि यहाँ मैंने जो सॉल्व किया है वो मैंने डायरेक्ट 5 ml से मल्टीप्लाई करके यूनिट कन्वर्जन की है। अगर आप लोग डायरेक्ट 5 ml को लीटर में कन्वर्ट करके मल्टीप्लाई कराना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, जो जो ईजी लगे मेथड, ठीक है। क्योंकि ये यूनिट कन्वर्जन का जो है तो जिनको नहीं पता होता फिर वो कंफ्यूज होते हैं इसमें। तो मैंने इस तरीके से यूनिट कन्वर्जन की, डायरेक्ट जो मैंने 5 ml को मल्टीप्लाई कराया और यहीं उसकी यूनिट कन्वर्जन कर दी, तो मेरे पास सारे यूनिट्स कैंसिल हो गए। तो मेरे पास आ गया आंसर 1 मोलर इंटू 5 मीन्स 5 मोल्स, मेरे पास एक आंसर आ गया। तो ये बन जाएगा 5 एक्सपोनेंट -3। तो अब हमें एक फॉर्मूला होता है जो कि हम बहुत ही 9 क्लास से पढ़ रहे होते हैं कि मोल्स इज इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। कहीं पे ये W जो लिखा है मैंने कहीं इसको स्मॉलर M भी लिखा होता है। तो इस हिसाब से आप देखें कि आपको मोल्स पता चल गए, आपने अभी निकाले हैं, और आपको मॉलिक्यूलर मास पता है, तो आप W तो निकाल सकते हैं। W ही तो आपको चाहिए। व्हाट इज W? इट इज द मास ऑफ सॉल्यूट। तो सिंपली आप इस तरीके से इसको निकाल लेंगे, आंसर वही आएगा क्योंकि 40 इंटू 5 डिवाइड बाई 1000 ही बना है, ठीक है। नाउ फॉर्मूला किस तरीके से बना हम इसके बारे में देखते हैं। फॉर्मूला के लिए आपको दो बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए, एक ये है, ये वाला फॉर्मूला है, और एक मोल्स वाला फॉर्मूला है। इन दोनों फॉर्मूले को यूज़ करते हुए आप आराम से अपना फॉर्मूला बना सकते हैं। किस तरीके से बना सकते हैं वो हम देखते हैं।
तो यहाँ लिख लिए मैंने दोनों फॉर्मूले। उसके बाद मुझे पता है कि ये जो मोल वैल्यू लिखी है 1 मोल पर लीटर में, ये n कहलाती है, ठीक है ना। जैसे मैंने यहाँ पे ये मोल की वैल्यू जो निकाली तो इसको मैंने यहाँ पे n में पुट किया, ठीक है। हम अक्सर पढ़ते रहते हैं केमिस्ट्री में, यही चीज़ें टर्म्स यूज़ करते रहते हैं। तो व्हाट आई विल सिंपली डू, आई विल पुट दिस फार्मूला इनटू दिस फार्मूला। समझ आ गई बात? मतलब ये जो n की वैल्यू है ये होती है W/m के बराबर, तो मैं इसकी जगह ये पुट कर दूंगी, जैसे मोल पर लीटर तो W/m पर लीटर सिंपली, एंड देन इट विल बिकम W/m इंटू 1/L। मेरे पास ये फॉर्मूला बन गया, बिल्कुल ये फॉर्मूला बन गया। अब इसको मैं डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखती हूँ। तो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में अगर इसको लिखेंगे तो क्या बनेगा कि मास ऑफ सॉल्यूट पर मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाई बाय 1 लीटर। आप कहेंगे कि वहां पे तो 1000 पर ml लिखा था, तो वो सिंपली एक यूनिट कन्वर्जन है, उसको हम यहां भी लिखकर देख सकते हैं, जैसे कि मैं भी लिखकर दिखाती हूँ आपको। यहाँ पे वॉल्यूम लीटर में, ठीक है। ये बात याद रखनी, जब खुद से बनाना है तो ये बात याद रखनी है, लीटर्स में है। तो यहाँ पे जब मैं ml में पुट कर रही हूँ तो तब मैं 1000 लगाऊंगी। ये एक यूनिट कन्वर्जन की चीज़ है, ये जब आप करेंगे तो आपको खुद ही समझ आ जाएगी कि मैंने 1000 क्यों लिखा है, क्योंकि वैल्यू असल होती है लीटर्स में, तो क्योंकि अगर आपको ml में पुट करना होता है तो आप 1000 लिख देते हैं। तो ये आपके पास हो गया सॉल्यूशन इस चीज़ का। ये सॉल्यूशन से थोड़ा हटके था, ये अलग चीज़ थी, क्योंकि ये था कि फॉर्मूला बना कैसे। तो ये आप एक्स्ट्रा चीज़ से, अगर किसी को फॉर्मूला याद है या पहले वाली दूसरे वाले सॉल्यूशन में कंफर्टेबल है तो वीडियो को स्किप भी कर सकते हैं, इस वाले पार्ट को सारे को। तो इस हिसाब से हमारा आंसर क्या होगा, 0.2 ग्राम्स। नाउ हमारे पास क्वेश्चन है, आयोनिक सॉल्यूशन ऑफ KBr हैज ऑस्मोटिक प्रेशर। तो इसके लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि ऑस्मोटिक प्रेशर होता क्या है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है कि जब भी जो भी हमारा ऑस्मोसिस का प्रोसेस होता है, यहाँ पे बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन रहती है क्योंकि कराची बोर्ड में ऑस्मोसिस को इतने डिटेल में पढ़ाया नहीं गया है। तो वैसे जब आपको पढ़ाया नहीं गया है तो फॉर द सेक ऑफ एग्जाम्स तो नहीं पता होना चाहिए, बट क्योंकि ई-कैट एम-कैट में हर बोर्ड से आता है तो आपको उस हिसाब से ऑस्मोसिस का प्रोसेस और ऑस्मोटिक प्रेशर पता होना चाहिए। तो ऑस्मोटिक प्रेशर को बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज करते हैं डिफ्यूजन से, कि जो भी ऑस्मोसिस में हो रहा है वही तो डिफ्यूजन में हो रहा है। तो ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन में बेसिक फ़र्क ये है कि डिफ्यूजन में हमारे पास कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, कोई हमारे पास इंटरफेस नहीं होता जिसके थ्रू दोनों सरफेसेस आपस में इंटैक्ट हो। लेकिन ऑस्मोसिस में हमारे पास जो भी दो फ्लूइड्स या सब्सटेंसेस इंटरैक्ट कर रहे होते हैं उनके बीच में मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। तो अब ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है? ऑस्मोटिक प्रेशर वो प्रेशर होता है कि कोई भी सब्सटेंस, इनर्शिया की प्रॉपर्टी आपको पता है कि वो रेजिस्ट करता है कोई भी चेंज अपने अंदर। तो मिनिमम प्रेशर जो कि रिक्वायर होता है किसी भी सब्सटेंस के लिए कि वो दूसरे आयंस को अपने अंदर ना आने दे या अपने आयंस को दूसरी जगह ना जाने दे, तो ये ऑस्मोटिक प्रेशर कहलाता है, ठीक है। तो इसका एक फॉर्मूला होता है कि ऑस्मोटिक प्रेशर इज इक्वल टू वैन हॉफ फैक्टर देन मॉलिक्यूलर कंसंट्रेशन, आइडियल गैस कांस्टेंट एंड टेम्परेचर इन केल्विन्स। तो सबसे पहले इन्होंने कहा आयोनिक सॉल्यूशन ऑफ KBr, देन वी नो दैट व्हेन KBr विल गो इनटू एनी सॉल्यूशन एंड it will be breaked into two ions that is K and Br। इसका मतलब क्या हुआ, मेरी जो मॉलिक्यूलर कंसंट्रेशन है वो डबल हो गई, और मेरे पास जो रेशो है बिटवीन this molecular concentration and osmotic pressure, it is direct। when it will be doubled, it will also have an impact over this osmotic pressure, ये भी डबल हो जाएगा। that is why ionic solution of KBr has osmotic pressure double than KBr simply, ठीक है। Now fourth question is a 20 gram monoatomic gas occupies 44.8 dm cube at STP. What is the atomic mass or weight of the gas? So इसको सॉल्व करेंगे सिंपली PV is equal to nRT से। हमारे पास n की वैल्यू होती है वही जो कि हमने पिछले सवाल में पढ़ी है, देन हम इसको वैल्यूज को पुट कर देंगे। प्रेशर गिवन है, वॉल्यूम गिवन है, देन W हमें पता है एंड मॉलिक्यूलर मास निकालना है उसका। R की वैल्यू पता है, 273 पता है। अच्छा, यहाँ पे ये जो चीज़ है ये चेक करने की, ये बहुत ज़रूरी है।
ये देखिए कि मैं यहाँ पे चेक कर रही हूँ कि क्या मैंने आर की वैल्यू पुट सही किया या नहीं, कि पहले मैं चेक कर लेती हूँ, फिर मैं बताती हूँ कि मैंने ये चीज़ चेक क्यों किया और आपको इस चीज़ का ख्याल क्यों रखना है अपने क्वेश्चन पेपर में। ठीक है, तो मैंने सिंपली क्या किया, यूनिट्स लेफ्ट हैंड साइड के राइट हैंड साइड के, प्रेशर के यूनिट्स एटीएम, वॉल्यूम के यूनिट्स डीएम क्यूब, ये पूरे यूनिट्स एन के मोल्स, आर के यूनिट्स ये रहे, ये लिख दिए, और देन टेम्परेचर के यूनिट्स ये लिख दिए। कैंसिलेशन की मेरे पास दोनों तरफ के यूनिट्स एक बराबर आ गए। अच्छा, ये मैंने इसलिए किया कि मेरे पास जब मैं फर्स्ट ईयर में होती हूँ, जब मैं फर्स्ट ईयर में केमिस्ट्री पढ़ती हूँ, उसमें मैं आर की वैल्यू डिफरेंट यूज़ करती हूँ, और जब मैं सेकेंड ईयर में आती हूँ तो मैं आर की वैल्यू डिफरेंट यूज़ करती हूँ। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि मेरे पास आर की बहुत सारी वैल्यूज़ होती हैं। ठीक है, अगर मैं चाहूँ ये जो मेरे पास लीटर है इसको मैं मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर दूँ तो मेरे पास आर की वैल्यू डिफरेंट हो जाएगी। मैं इस केल्विन को डिग्री सी में कन्वर्ट कर दूँ तो मेरी आर की वैल्यू डिफरेंट हो जाएगी। तो इस तरीके से देयर आर थाउजेंड्स ऑफ आर की वैल्यू। ठीक है, तो अब क्या होता है कि आपके फॉर एग्जाम्पल ये वाला 0.082 वाला याद था आर की वैल्यू, तो आपने सिंपली मल्टीप्लाई कर दिया। बट अगर सवाल में आपको ये टॉर में दिया होता, प्रेशर टॉर में दिया होता, या आपको जो वॉल्यूम है वो आपको दिया हुआ होता मीटर क्यूब में, तो तब तो आपकी ये आर की वैल्यू से अगर आप ये वाली मल्टीप्लाई कराते तो आंसर ठीक नहीं आता ना। तो या तो आपको अपनी टॉर की वैल्यू चेंज करनी होती, या वॉल्यूम की वैल्यू चेंज करनी होती, या आर की वैल्यू चेंज करनी होती। तो इसका छोटा सा सोल्यूशन ये है कि आर की वैल्यू आप एक ही याद कर लें, ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि आर की वैल्यू की यूनिट कन्वर्जन करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा आप लोगों के लिए। तो बेहतर ये है कि जो भी यूनिट्स आए इनका ज़रूर ख्याल रखिएगा। मैं अपनी हर वीडियो में, टिप्स वाली वीडियो में भी ये कहती हूँ कि यूनिट्स का बहुत ख्याल रखा करें, ज़्यादातर बच्चे इसी चीज़ में फंसते हैं। तो आपको यूनिट्स का ख्याल करना है कि आप आर की वैल्यू बिल्कुल ठीक यूज़ करें, क्योंकि एक वैल्यू गलत और पूरा सवाल गलत हो सकता है। ठीक है, तो हमारा आंसर होगा 10 ग्राम्स। 9.9 कुछ वैल्यू आ रही है तो वो नियरेस्ट है 10 से। आफ्टर दैट मैग्नीसाइट फॉर्मुलाइज, तो ये तो एक थियोरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन है सिंपली। उसके बाद -42 डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू, तो ये हमारे पास फॉर्मूला होता है सारा, इसको आप चेंज करके देख लें, बिल्कुल बेसिक कैलकुलेशन है तो आप खुद कर सकते हैं। इसका आंसर ये होगा। आफ्टर दैट बेंजीन डज नॉट परफॉर्म दिस रिएक्शन। तो अगर मैं बात करूं अपने चैप्टर 7 की, तो हमने उसको कितना डिटेल पढ़ा है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, एडिशन, कंबस्शन की। तो मैं बताऊं बात कि बेंजीन का ऑक्टेन नंबर बहुत ज़्यादा होता है और बहुत अच्छा फ्यूल साबित होगा अगर हम इसको कार्स में यूज़ करें। बट ये क्यों यूज़ नहीं होता? बिकॉज इट इज़ कार्सिनोजेनिक। ये कैंसर कॉजिंग जो है आपके पास मटेरियल है। ठीक है, तो इसलिए इसको यूज़ नहीं करते, वरना इट्स ब्रिलियंट फ्यूल। तो बात रही कि एलिमिनेशन की। अब एलिमिनेशन क्या होता है कि किसी भी आपके कंपाउंड में से एक चंक निकल जाता है उसका, तो वो एलिमिनेट हो जाता है, एलिमिनेशन रिएक्शन कहते हैं इसको। तो अगर मैं ब्यूटेन की बात करूं या इथेन की बात करूं, किसी की भी बात करूं, तो उसमें हमारे पास स्टेबल बॉन्ड्स होते हैं, और जब हम उनकी एलिमिनेशन कराते हैं तो हमारे पास कोई भी बॉन्ड टूटता है और वो अलग हो जाता है। बट बेंजीन के बारे में तो आप जानते हैं कि इट हैज़ अ ग्रेट अनस्टेबिलिटी। तो उसको ब्रेक करना, आप सबसे पहले आपको पता ही नहीं होगा कि आप बॉन्ड है कौन सा। ठीक है, तो ये सारी बात ये होती है कि बेंजीन में आप एलिमिनेशन परफॉर्म नहीं कर सकते। तो एज सिंपल एज दैट, बेंजीन में जो परफॉर्म नहीं होता वो है एलिमिनेशन। नाउ एंजाइम इज अ प्रोटीन। ओके, प्रोटीन बहुत सारी काइंड्स के होते हैं, तो उनमें एक काइंड जो होती है वो एंजाइम्स होते हैं, जो कि फर्दर ऑन कैटलिस्ट के तौर पे बिहेव करते हैं। आफ्टर दैट ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज आर डैश आइसोमर्स। तो सबसे पहले इनका हम स्ट्रक्चर देखते हैं। नाउ यहाँ पे सबसे पहले आप गौर करें कि जो मेरी यहाँ तक की चेन है, ठीक है, ये सेम है। ठीक है, ये सेम है। ठीक है, सारा जो डिफरेंस आ रहा है ना, वो मेरा इस पार्ट में आ रहा है और इस पार्ट में आ रहा है। अगर मैं अपनी क्वांटिटी देखूं सी की, तो सी 2 है मेरे पास यहाँ पे, और एच मेरे पास 3 है, और ओ 1 है, सॉरी 2 है। इधर भी 2 सी हैं, 3 एच हैं और 2 ओ हैं, मीन्स ऑक्सीजन। तो मेरे पास
डिफरेंस किस चीज़ का है, मीन्स मेरे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम है, सब कुछ सेम है, सिर्फ उनकी अरेंजमेंट और फंक्शनल ग्रुप का डिफरेंस है। यहाँ पे दूसरा फंक्शनल ग्रुप है, यहाँ पे कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप है फ्रुक्टोज में, और यहाँ पे मेरे पास एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप है। तो इसलिए मेरे पास ये कौन सा आइसोमर्स कहलाएंगे, ये कहलाएंगे फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स, ठीक है, क्योंकि एक में कीटोन है और एक में एल्डिहाइड है, जो कि हमने बिल्कुल फर्स्ट में कार्बोहाइड्रेट जो हमारा फर्स्ट वाला एमसीक्यू था उसमें भी पढ़ा था। Now second is, oh, now 10th is, sorry, valence shell electronic configuration of an element is 4p1. What is incorrect for it? तो सबसे पहले ये बेसिक सी बात हम जानते हैं कि जो हमारे पास कोफिशिएंट होता है वो पीरियड को रिप्रेजेंट करते हैं, एंड दैट पावर रिप्रेजेंट्स द ग्रुप, और इन केस ऑफ पी वी एड 2। तो अगर मैं ऑप्शन ए को देखूं तो ये मेरे पास रॉन्ग है, और इन्होंने मुझसे रॉन्ग ही पूछा है, लेकिन मैं आबाद वाले भी चेक कर लूंगी। तो ग्रुप मेरे पास तो 3 है और पीरियड मेरे पास 4 है अकॉर्डिंग टू दिस थिंग। बी ऑप्शन देखूं तो ये मेरा करेक्ट है, बिकॉज थर्ड ग्रुप है और फोर्थ पीरियड है। सी भी 4, क्योंकि ये शेल नंबर बता रहा है और मेरे पास ये LP1 होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज जो इसमें जो रॉन्ग है सबसे बेसिकली वो मेरे पास ऑप्शन ए ही है, क्योंकि जो बाकी चीजें हैं जो सी एंड डी है बेसिकली वो सही क्वांटम नंबर बता रहा है। ओके, अगेन अ थियोरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन। एलिमेंट विद हाईएस्ट सेकंड हाईएस्ट परसेंटेज इन स्टेनलेस स्टील इज, तो इसमें हमारे पास जो स्टेनलेस स्टील में सबसे ज्यादा पाया जाता है सेकंड नंबर पे वो होता है क्रोमियम। ट्वेल्थ, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर पोटेशियम मैग्नेट? सो दिस इज द फॉर्मूला। 13th, respective names of NO3 inverse, NO2 inverse, इनके जो आंसर है वो है बी, और ये है एक मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन, ये आपको याद ही करना पड़ेगा। उसके बाद आ जाते हैं कि द टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स इन बेंजीन इज, तो मेरे पास ये बेंजीन का स्ट्रक्चर है, इसमें मेरे पास सिग्मा बॉन्ड्स फर्स्ट ऑफ ऑल वो होंगे विच आर बिटवीन द सीज विच आर इक्वल टू 6, एंड देन बिटवीन सी एंड एच दैट आर आल्सो 6, देन 6 + 6 इज इक्वल टू 12। जितने भी मेरे ब्लू हैं वो मेरे हैं सिग्मा बॉन्ड्स, एंड रेड जो है वो मेरे पास है पाई बॉन्ड्स। 15th है द कार्बोहाइड्रेट्स आर मेनली कंपोज्ड ऑफ, तो एच सबसे ज्यादा होता है, कार्बन सबसे ज्यादा होता है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन इतना नहीं होता, सल्फर हो या ना हो, होते हैं इतने ज्यादा नहीं होते। तो करेक्ट ऑप्शन इज ए। अच्छा, यहाँ पे थोड़ी सी ये सवाल जो है ना थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला है। इसमें क्या कहेंगे कि अभी हमने लास्ट क्वेश्चन किया था कि मेरे पास एंजाइम जो होते हैं वो प्रोटीन्स होते हैं, बट क्या मेरे पास प्रोटीन्स एंजाइम होते हैं? तो इसके लिए अगर मैं एग्जांपल बताऊँ एक, तो मेरे पास नेचुरल नंबर्स होते हैं, और नेचुरल नंबर में मेरे पास डिफरेंट नंबर्स होते हैं। उनमें अगर मैं मोस्ट फेमस की बात करूँ तो होते हैं ऑड नंबर्स एंड इवन नंबर्स। बट अब समझ लें मेरे पास एक है ऑड नंबर, तो मैं कह सकती हूँ कि ऑल ऑड नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स, बट मैं ये नहीं कह सकती कि ऑल नेचुरल नंबर्स आर ऑड नंबर्स। तो यही वाली कहानी है प्रोटीन्स के साथ, कि प्रोटीन्स डिफरेंट काइंड्स में एग्जिस्ट करते हैं, जिनमें एंजाइम्स भी हैं और दूसरी चीज़ें भी हैं। तो इसलिए हर एंजाइम प्रोटीन तो होता है, लेकिन हर प्रोटीन एंजाइम नहीं होता। और इसके अलावा जो ऑप्शन सी है वो है प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट्स आर डिफरेंट थिंग। तो इसका हमारा जो आंसर होगा वो होगा नन ऑफ दीज, ठीक है, बिकॉज प्रोटीन स्पेसिफिकली इनमें से कुछ नहीं होता, ठीक है। एंजाइम हो सकता है बट प्रोटीन सिर्फ एंजाइम नहीं होते, इसलिए हम यहाँ पे नन ऑफ दीज ही सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग कॉन्फ़िगरेशन, तो इसमें हमारा आंसर होगा सी, बिकॉज इट इज वायोलेटिंग द होन्स रूल, बिकॉज इट एक्स हैज 2 इलेक्ट्रॉन्स, इट हैज 1, इट हैज 0, और अकॉर्डिंग टू होन्स रूल हमारे पास जितनी भी अवेलेबल स्पेस है वो टोटली एग्जॉस्ट होनी चाहिए, इसलिए ऑप्शन होगा सी। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 18, फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन द एंथैल्पी ऑफ द रिएक्टेंट इज, तो इसका एक छोटा सा फॉर्मूला है,
और फॉर्मूला को देखते हैं। अगर फॉर्मूले से भी नहीं समझ आई बात तो हम बाद में देखेंगे। तो फॉर्मूला हमारा कहता है कि टोटल एंथैल्पी चेंज इज इक्वल टू प्रोडक्ट्स एंथैल्पी माइनस रिएक्टेंट्स एंथैल्पी। अब मेरे पास कुछ फिक्स्ड वैल्यूज हैं, मींस एक्सोथर्मिक के लिए ये वैल्यू हमेशा नेगेटिव होती है और एंडोथर्मिक के लिए ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है। तो अगर मेरे पास एक्सोथर्मिक के लिए ये चीज़ नेगेटिव होती है तो इसका लाजमी सा मतलब ये है कि मेरी ये वैल्यू ज़्यादा होगी, तभी तो माइनस के बाद है। तो जब ये चीज़ माइनस में होगी, नेगेटिव होगी, इसका मतलब है रिएक्टेंट की ज़्यादा है। तो उस हिसाब से तो मेरा आंसर ए है। बट अगर किसी को बात समझ नहीं आई तो इस तरीके से समझते हैं कि मेरे पास एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है। ठीक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है, हीट लिबरेट हो जाती है, मींस हीट निकल जाती है, सब्सटेंस कूल हो जाता है, हीट निकल जाती है। तो अगर मैं रिएक्टेंट साइड देखूं तो इसमें हीट मौजूद है, इसकी इंथैल्पी ज़्यादा है। इंथैल्पी क्या होती है, हीट कंटेंट। ठीक है, हीट कंटेंट है इसके अंदर। और जब सारा प्रोसेस हुआ, रिएक्शन हुआ, तो हीट निकल गई, हीट अलग हो गई। अब इस सब्सटेंस में हीट नहीं है, मतलब ये सब्सटेंस अपनी सराउंडिंग को हीट अप कर चुका है। इसने अपने सराउंडिंग को हीट अप कैसे किया, अपनी हीट निकाल दी, हीट अब इससे अलग है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, मींस हीट निकली है। तो इन दोनों में हीट किस में ज़्यादा होगी, मेरे पास रिएक्टेंट में ज़्यादा होगी ना, क्योंकि प्रोडक्ट की तो निकल चुकी है। तो इसलिए मेरा आंसर होगा greater than product. For exothermic reaction, the enthalpy of reactant is greater than product. Again, एक यूनिट कन्वर्जन को क्वेश्चन है, क्योंकि 54 डिग्री सी टेम्परेचर दिया है और 1.2 ATM का दिया है प्रेशर, और क्या ये किसके बराबर होगी। तो फर्स्ट ऑप्शन तो बिल्कुल ही एक सिली सा ऑप्शन है, क्योंकि इसमें सिर्फ टेम्परेचर दिया हुआ, इसकी तो कोई सेंस नहीं बन रही। आफ्टर दैट इट इज आपके पास दिया है केल्विन में एंड PSI में, इसको देख सकते हैं। देन है केल्विन में एंड ATM में। तो ATM और ATM ये तो हो नहीं सकता, तो ऑल ऑफ दीज भी नहीं हो सकता, क्योंकि फर्स्ट A एंड C आर रॉन्ग आंसर। सो अब ये है या नहीं है, इसको हम चेक करते हैं। नाउ अब हम अपनी कन्वर्जन स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल टेम्परेचर को कन्वर्ट करेंगे केल्विन्स में और प्रेशर को रेस्पेक्टिवली PSI में, पाउंड्स पर स्क्वायर इंच में। नाउ टेम्परेचर तो कन्वर्ट हो गया, इजी था। उसके बाद हम 1 ATM को PSI में कन्वर्ट करेंगे। अच्छा, ATM टू PSI और आपके पास टॉर, बार और पास्कल्स भी होता है। तो ये हमारे पास कुछ बेसिक चीज़ें जो कि हमें याद होनी चाहिए। अगर ये चीज़ें हमें याद है, हमारे लिए कन्वर्जन बहुत ईजी है हर तरह की। तो ये बेसिक होती हैं, तो मैं इन्हीं बेसिक को यूज़ करते हुए हम इसकी कन्वर्जन करेंगे कि 1 ATM में 14.7 PSI होते हैं। तो जब इसको कैंसिलेशन करेंगे तो मेरे पास आंसर आ जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आ जाएगा मेरे पास। तो आंसर आएगा मेरे पास 17.6. इट मीन्स आवर ऑप्शन बी इज करेक्ट। ट्वेंटिएथ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वॉल्व स्ट्रेंथ ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स। तो अगर मैं यहाँ देखूँ, मेरे पास क्रिस्टलाइजेशन है, कंडेंसेशन है, फ्रीजिंग है। इनके अलावा भी मैं देखूँ, अगर मेल्टिंग है, बॉइलिंग है, ड्राइंग है, जितनी भी हैं इवापोरेशन, जितने भी प्रोसेस होते हैं, ये सब फिजिकल प्रोसेस होते हैं। इनमें कोई केमिकल चीज़ हैपनिंग तो हो नहीं रही होती। तो सारा काम जो होता है वो मॉलिक्यूलर की अट्रैक्शन, मॉलिक्यूल्स की अट्रैक्शन पे ही तो बेस करता है कि उनके बीच की अट्रैक्शन कैसी है। ठीक है, क्रिस्टलाइजेशन, कंडेंसेशन, फ्रीजिंग, फिजिकली सारे प्रोसेस हो रहे हैं, तो इसके अलावा इनका कोई ताल्लुक ही नहीं होता। तो इन सब में ही मॉलिक्यूल्स की अट्रैक्शन ही मेन रोल प्ले करती है। तो इसलिए हमारा क्या ऑप्शन होगा, डी। इसी तरीके से अगर इस तरह के सवाल में कुछ और भी आ जाता है, फिजिकल प्रोसेस की बात कर रही हूँ मैं, इस तरह का कोई भी फिजिकल प्रोसेस आ जाता है आपके पास, ड्राइंग, बॉइलिंग, मेल्टिंग, इवापोरेशन, एनीथिंग, तो वहां पे भी ऑल ऑफ दीज ही होगा। ठीक है, तो 21 क्वेश्चन है कि नंबर ऑफ सेकेंडरी हाइड्रोजन इन 2,3 डाईमिथाइल ब्यूटेन। तो मेरे पास ये 2,3 डाईमिथाइल ब्यूटेन है।
तो इसमें मुझे बताना है कि सेकेंडरी हाइड्रोजन हैं कौन से। अब सबसे पहले मुझे पता होना चाहिए कि सेकेंडरी हाइड्रोजन, प्राइमरी हाइड्रोजन, टर्शियरी हाइड्रोजन होता है क्या है। तो मेरे पास प्राइमरी हाइड्रोजन क्या होता है, आ हाइड्रोजन ऑन कार्बन अटैच टू ओनली वन अदर कार्बन। तो अगर इस हिसाब से मैं देखूं तो मेरे पास प्राइमरी कार्बन कौन सा है, अटैच टू वन अदर कार्बन। तो जो मेरे पास ये है प्राइमरी, क्योंकि ये एक अलग से कनेक्ट हुआ है, सिर्फ एक कार्बन से कनेक्टेड है। मेरे पास ये प्राइमरी है, ये प्राइमरी है, और ये प्राइमरी है, ये प्राइमरी है, और ये, क्योंकि ये इस एक से कनेक्टेड है। उसके बाद आता है मेरे पास सेकेंडरी, अ हाइड्रोजन ऑन कार्बन अटैच टू एनी टू अदर कार्बन। तो अब यहाँ पे मेरे पास कोई भी ऐसा कार्बन नहीं है, कोई भी ऐसा कार्बन नहीं है जो कि अगले दो कार्बन से अटैच्ड हो। तो इसका मतलब है मेरे पास यहाँ पे एक भी सेकेंडरी हाइड्रोजन नहीं है। और अगर मुझसे यहाँ पे सवाल होता कि नंबर ऑफ प्राइमरी हाइड्रोजन, तो मैं इन सब का नाम बताती हूँ, 1 2 3 4 5 6, और मेरे पास मल्टीप्लाई बाय 3 कर दूंगी तो 18 आ जाएगा मेरे पास। तो इसलिए मेरे पास जो आंसर है इधर वो होगा नन ऑफ दीज। नाउ नॉन पोलर सॉल्वेंट्स फेवर दिस मैकेनिज्म। अब SN1 SN2 E1, ये हमारे पास नॉन पोलर सॉल्वेंट की बात हो रही है। तो यहाँ पे अगर हम देखें कि जो हमारे पास SN2 रिएक्शन होता है, बेसिकली इसमें हमारे पास आयोनाइजेशन अकर करती है, हमारे पास ब्रेकिंग होती है सब्सटेंसेस की, आयंस क्रिएट होते हैं। तो अगर ये ब्रेकिंग होगी किसी ऐसे सॉल्वेंट में जो कि पोलर होगा, उसमें ऑलरेडी आयंस एग्जिस्ट कर रहे होंगे, तो हमारे पास हमारे सॉल्यूशन में हिंड्रेंस आएगी, क्योंकि वो अपने आयंस अपना काम करना शुरू कर देंगे, वो अपनी अट्रैक्शन शुरू कर देंगे। हमारे जो आयंस बने हैं अपने रिएक्शन के लिए, उनको डिस्टर्बेंस का सामना करना पड़ेगा। बट अगर मेरे पास आयंस ब्रेक हो रहे हैं, फिर दूसरे आयंस मिल रहे हैं एक ऐसे सॉल्यूशन में जो कि इनर्ट है, जो कि टेक पार्ट ही नहीं कर रहा सॉल्यूशन में, जस्ट एक आपको बैकग्राउंड फराहम कर रहा है, तो मेरे पास आसानी से मेरा रिएक्शन हो जाएगा। तो SN2 जो है नॉन पोलर जो सॉल्वेंट्स होते हैं वो फेवर करते हैं SN2 के, बिकॉज इसमें ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स होती है। ठीक है। नाउ 23rd क्वेश्चन है C5H10 इज अ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ। तो सबसे पहले तो ये मेरे पास डबल बॉन्ड और अल्कीन्स का फॉर्मूले को फॉलो कर रहा है, दैट इज CnH2n। तो पेंटीन तो ये है। अब ऑप्शन डी को चेक करने के लिए देखते हैं कि क्या ये अपर दो ऑप्शंस में से कोई एक है। सो फर्स्ट वी विल चेक द साइक्लोपेंटेन। तो इफ वी विल मेक अ साइकिल ऑफ 5 कार्बन्स, तो हमारे पास ओनली 10 हाइड्रोजन ही रिक्वायर्ड होंगे। ठीक है। अगर हम एक साइकिल बनाएं सी 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 और इनके आपस में बॉन्ड है, तो क्या करना होगा, मुझे 2 एक्स्ट्रा हाइड्रोजन ही लगानी होंगी हर में, क्योंकि 4 की वैलेंसी पूरी करनी है। तो मुझे कितनी हाइड्रोजन की नीड हुई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इस हिसाब से मेरा ए ऑप्शन भी सही है और सी ऑप्शन भी सही है। तो मेरा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। इस MCQ से हमें ये बात समझ आती है कि अगर आपको एक चीज़ सही लग भी रही है, फिर भी आप सबको चेक कर लें एक बार, क्या पता वो भी ठीक हो। Now, property depends upon the number of solid particles in solution is extensive property. Simply एक basic question है, physics में केमिस्ट्री दोनों में 9 10 में हो जाता है यूज़। तो उसी तरीके से जैसे वॉल्यूम है, मास है, ये सारी प्रॉपर्टीज आपकी कहलाती है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, क्योंकि इसमें आपके सॉलिड पार्टिकल से फर्क पड़ता है, ज़्यादा सॉलिड पार्टिकल, ज़्यादा वॉल्यूम, ज़्यादा मास, ETC। नाउ लास्ट क्वेश्चन इज लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इज कॉल्ड। ये भी एक मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, तो इसका आंसर होगा फैटी एसिड्स। नाउ वी आर टोटली डन विद दिस पेपर, और इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे 2018 का पास पेपर। सो टिल देन अल्लाह हाफिज एंड गुड लक।